हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल देव आपका स्वागत करता हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड मी रिसेंटली। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लगातार प्रीमियर क्लासेस चल रही हैं और प्रीमियर क्लासेस में मैं रिकॉर्डिंग जो सेशन है वो रिकॉर्डिंग सेशन चल रहा है और रिकॉर्ड करके चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं, जिसमें प्रश्न पूछने की संभावनाएं थोड़ा सा न्यूनतम हो जा रही हैं। लेकिन जिन लोगों को भी समस्याएं आ रही हैं उन लोगों से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि वो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। पीआईबी एनालिसिस में मैं मुकुल देव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि हम लोग पीआईबी एनालिसिस डेली का डेली करते हैं। चलते हैं क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी भारत का नहीं वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन मेथड पे चीज़ें वर्कआउट करती हैं। मिलता क्या है आपको, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। लाइव क्लासेस हैं जिसका आप लोग उपयोग करते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस हैं, पूरा स्ट्रक्चर्ड है चीज़ें, वो चीज़ें मिलती हैं, क्विजेस मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे और उस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने में जब आपको यूपीएससी सीएससी टारगेट पे जाएंगे तो आपसे कोड पूछेगा। आप कोड जो है वो मुकुल देव कोड आप यूज़ करके उसको एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं। मेरे बारे में एक संक्षिप्त परिचय है कि 2013 से लगभग मैं पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी, इकोलॉजी, डिजास्टर, करंट अफेयर्स मेरा पढ़ाने का विषय है, सोसाइटी मेरा पढ़ाने का विषय है, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक्स पे ही मेरा ध्यान रहता है, क्योंकि यूपीएससी के कोई भी क्वेश्चन सिंगल फॉर्म में नहीं होते, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक्स पे ही होते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि ऐप पे मैं किस किस कोर्सेज को ले रहा हूँ, मेरी क्लासेस कितने बजे से हैं, ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वो ये है, अगर आप ऐप पे मुझे ढूंढना चाहते हैं तो आप इस लिंक के माध्यम से आप जा सकते हैं और यहाँ पर आप मुझे ढूंढ सकते हैं। आप देखें, आपके साथ टॉप 100 एजुकेटर्स हैं या इससे भी ज़्यादा हैं, इससे भी ज़्यादा हैं, और हर विषय के विशेषज्ञ हैं। ज्योग्राफी पे अलग विशेषज्ञ होंगे, इकोलॉजी पे अलग होंगे, इकोनॉमिक्स पे अलग होंगे, मेन आंसर राइटिंग पे अलग चीज़ें होंगी। तो इस तरह से हर विषय पे आप कहेंगे कि एक विशेषज्ञों का पूरा समूह है जो आपको आपको साहब बनने में, आपको ऑफिसर बनने में आपकी मदद करने की प्रयास करता है, जिसमें मृणाल पटेल साहब हैं, सुदर्शन गुजर साहब हैं, मुकेश गुप्ता साहब हैं, दीपांशु सिंह हैं, आयुषी संघी साहब हैं। तो इस तरह से बेहतरीन लोग हैं, आपको एक बेहतरीन टीचर्स का पूल मिलता है। और आप देखेंगे कि जो दिल्ली, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, उन टीचर्स का भी पूल आपको इजीली अवेलेबल है यहाँ पे। कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस है पूरा जो सिलेबस है वो कॉम्प्रहेंसिव है। पॉलिटी गवर्नेंस पे चीज़ें हैं, ज्योग्राफी पे हैं, साइंस एंड टेक पे हैं, एनसीईआरटी पे हैं, हिस्ट्री पे हैं, ऑप्शनल कोर्सेज पे हैं, एनवायरनमेंट पे है, आर्ट एंड कल्चर। तो ऐसा कोई भी विषय या चीज़ें छूटती नहीं, सब कुछ है यहाँ पर। अगर आप को आपसे मैं बात करूं प्लस या आइकॉनिक कोर्सेज के बारे में बात करूं, जो कि यू अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल है, ये दो तरह के हैं, प्लस और आइकॉनिक। अगर प्लस की बात करूं तो लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एक महीने की फीस देखें तो 9,000, 3 की 22,500 और 6 महीने की 40,500। लेकिन ये फीस कहीं ना कहीं, देखिए आप मेरे छात्र हैं, आप मेरे प्रिय बंधु हैं, मेरे साथी हैं, तो इन फीसेस में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि एक महीने के लिए कि आप देख सकते हैं। लेकिन यूपीएससी की तैयारी को अगर हम लोग देखें तो कम से कम मिनिमम पूरा सिलेबस कवर करने में 1 से 1.5 साल आपको लगता है, 1 ईयर टू 1.5 ईयर। और 6 महीना कम से कम डाउट क्लियर, 6 महीने के आसपास जो डाउट क्लियरिंग है वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, नोट्स और सारी चीज़ें, तो तकरीबन 2 साल का कोर्स है। तो ऐसे में मैं उम्मीद करूंगा कि मिनिमम 12 महीने और मैक्सिमम जो है 36 महीने तक आप इस कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। जो लोग भी 2022-23 को टारगेट रख के एग्जाम हॉल की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं विशेष आग्रह करता हूं कि 24 महीने में की फीस वो 24 महीने या 36 महीने का कोर्स लें। और इस कोर्सेस में अगर वो मेरा कोड यूज़ करते हैं, मेरा कोड है मुकुल देव, मेरा कोड है, अगर वो ये कोड यूज़ करते हैं, मेरे नाम का ही कोड यूज़ करते हैं, और MUKULDEV, तो उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो फीस है 72,000, ये 64,800 हो जाएगी, और 81,000 हो जाएगी जो 90,000 की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोर्सेज को ज्वाइन करिए और मुझसे जुड़िए। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। जो लोग कर चुके हैं वो भी मुझे बता सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। आइकॉनिक कोर्सेज में अगर हम चलते हैं, आइकॉनिक कोर्सेज की बातें करते हैं, बेहतरीन कोर्स है।
फेवरेट है मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम इसलिए फेवरेट है क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सनल कोच है जो आपको, लाइफ फ्लैट नहीं होती है, लाइफ में अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो यहाँ पर जब आप रहें लाइफ में कभी, तो इन डाउन्स के जगह पे आपको कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला एक आदमी चाहिए, और ये जो सपोर्टिंग एलिमेंट है ये आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में मिल जाएगा। मेंस का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन, स्टडी प्लानर है, पर्सनलाइज फीडबैक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। फीसेस का अगर देखें तो 12 महीने का 69,500 है, यहाँ पे 62,550 है। 24 महीने तो 1,07,000 है, 96,300 है। फिर से मैं वही आग्रह करना चाहता हूँ जो लोग 22-23 को फोकस कर रहे हैं, प्लीज़ आप इस कोर्सेज पे जाइए, मेरा कोड यूज़ करिए, मुकुल देवी मेरा कोड है। आप इस कोड को यूज़ करके आप जो है लाभान्वित हो सकते हैं, और मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी, तो आप मुझे बता सकते हैं। चलते हैं ऑप्शनल कोर्सेज की दुनिया में, देखते हैं। तो ऑप्शनल कोर्सेज में लगभग सारे ऑप्शनल कोर्सेज हैं, लिटरेचर के सारे हैं। आप लगभग जो भी हैं लिटरेचर में, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे लिटरेचर आपको मिल जाएंगे। अगर आप लिटरेचर की दुनिया से निकलते हैं और ओजी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी हो, ये सारे सब्जेक्ट्स की फहरिस्त हैं और इसके अच्छे विशेषज्ञ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप 1 महीने का तो 5,000 है, लेकिन आप 12 महीने की फीस, अगर 12 महीने मिनिमम, कम से कम 12 महीने आपको चाहिए ऑप्शनल तैयार करने के लिए, तो ऑप्शनल में 12 महीने में आप देखेंगे 24,750 रुपये। तो मिनिमम आपका तकरीबन 2,000 रुपये के आसपास जो है आपका महीने का पड़ेगा, और आप इसमें मेरा कोड यूज़ करके आप एंट्री ले सकते हैं। मुकुल देवी मेरा कोड है, और यहाँ पर आप मेरी कोड को यूज़ करके मुझे बता भी सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। 24 महीना, जिन लोग को 22-23 देना है वो 24 महीने की फीस पे जा सकते हैं, वहाँ पर आप चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी एसएससी बैटल जो है वो शुरू हो चुकी है। 6 दिसंबर को उसका हो चुका था, और हर सैटरडे के आसपास ये चीज़ें की जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस गेमिफाइड आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, मुकुल देव मेरा कोड है, और आप इस कोड को यूज़ करके वहाँ पर चीज़ें कर सकते हैं। 45 मिनट्स है, 60 क्वेश्चंस आपको मिलने होंगे, आप इसका आंसर दीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपकी एक प्रिपरेशन की तैयारी का पता चलेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं विशेषज्ञों के द्वारा, जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में हम लोग हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में और मुडाल सर लोग हैं, तो प्रिपरेशन का एक अंदाज़ा आपको लगेगा कि प्रिपरेशन हमारा किस मोड में जा रहा है। तो यहाँ आप कर सकते हैं compete विद द बेस्ट। अगर आप फर्स्ट रैंक पे आते हैं तो मैकबुक मिल रहा है, सेकंड में तो एप्पल आईपैड है, थर्ड में तो एप्पल एयरपोर्ट है, और अमेजन के बाउचर्स हैं 100 रैंक तक। ये एक मतलब मान लीजिए ये एक तरह का आपके अंदर उत्साह भरने के लिए, लेकिन यूपीएससी अपने आप में बड़ा गेम है। वहाँ पर आप सिर्फ इस चीज़ों के लिए नहीं, और भी बेहतर चीज़ों के लिए आप जा सकते हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप इसको ज्वाइन करिए। चलते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों में चलते हैं, इन चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और unacademy.com पे हम लोग चलते हैं, HTPSC-unacademy.com पे। यहाँ पर अगर आप मुझे ऐप पे ज्वाइन करना है, तो इस एरियाज़ में आप लोग मुझे जा सकते हैं, unacademy.com/@मुकुलदेव 513। यहाँ पर हम लोग सोसाइटी की क्लासेस कर रहे हैं, सोसाइटी की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कम्युनलिज्म पे बात करेंगे। कम्युनलिज्म पे बात 1-2 दिन में शुरू करेंगे, आप लोग मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अपने कोर्स को थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते हैं, और जो न्यूज़ है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे है। पहली न्यूज़ को अपने लेते हैं। जो ऊर्जा सचिव हैं भारत सरकार के, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग का दौरा किया, और उन्होंने जिले में लघु एवं सूक्ष्म हाइड्रो पावर परियोजनाओं की समीक्षा की। ये न्यूज़ है, न्यूज़ जो है वो यहाँ पर है। एक सेकंड जरा होल्ड करिएगा आप लोग। न्यूज़ ये है कि जो ऊर्जा सचिव साहब हैं उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग का दौरा किया, और उन्होंने जिले में जो लघु या सूक्ष्म हाइड्रो परियोजनाओं की उन्होंने समीक्षा की। ये एक न्यूज़ है, सिंपल सी एक न्यूज़ है कि वहाँ पर वो गए और चीज़ों को किया। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट का प्रोजेक्ट जो अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में लग रहा है, उसकी उन्होंने समीक्षा की।
तो ये इतनी सी न्यूज़ है। अब हम इस चीज़ को कैसे लेते हैं, तो देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट है या इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट होता क्या है। इसको अगर हम लोग समझ लें तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत जो है वो अगर आप जल से प्राप्त कर रहे हैं, मतलब जल से आप उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऐसी विद्युत शक्ति को आप क्या कहते हैं, ऐसी विद्युत शक्ति को जल विद्युत कहते हैं। जब आप किसी जल के वाटर से वाटर फ्लुएंसी ऐसे हो रही है और इससे आप इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और इस इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है आप इसको क्या कहेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कहेंगे। और ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है या एक तरीका है जिससे जल विद्युत क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और लगभग आप वर्ल्ड को देखें, अगर विश्व को देखने की कोशिश करें, तो जो 1/3 ऑफ द एंटायर इलेक्ट्रिकल पावर है, जो पूरे विश्व का जो ऊर्जा का हिस्सा है, उसका 1/3 जो हिस्सा है वो पूरे विश्व में जो आता है वो कहाँ से आता है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट से ही आता है। तो मैंने ये एक परिचय आपके लिए दे दिया। अगर भारत में जल विद्युत की अनुमानित क्षमता को हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करें कि जो भारत में जल विद्युत की अनुमानित क्षमता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम ये अगर अनुमानित क्षमता को देखने का प्रयास करेंगे तो अनुमानित क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को ये देखने को मिलेगी कि जो भारत है वो अपनी जल विद्युत की अनुमानित क्षमता का भी बहुत बेहतरीन उपयोग नहीं कर पा रहा है। अगर भारत में देखें तो जो आर्थिक रूप से, चूंकि भारत एक ऐसा देखा जाए तो भारत एक नदियों का देश है, मतलब वाटर सफिशिएंट एरियाज हैं। भारत को आप वाटर डेफिसिट नहीं बोल सकते हैं, लगभग वाटर सफिशिएंट एरियाज है। पूरा नॉर्थ इंडिया जो है भारत में, वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में भी अगर देखा जाए तो वाटर कहीं ना कहीं वाटर सरप्लस जोन भारत में बना हुआ है। तो ऐसे में जल से विद्युत उत्पादन की क्षमता भारत में अथाह है और अनुमानित जो क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सप्लॉयटेबल है, जो हम निकाल रहे हैं, जो दोहन कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कमी है। अगर हम बड़े क्षमता पे बात करें तो कहीं ना कहीं 8400 मेगावाट की आकलित की गई है कि 84,000 जो है मेगावाट भारत में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भारत की है, कर सकते हैं। और वहीं छोटे अगर या सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो तकरीबन 6,780 मेगावाट का आकलन किया गया है। लेकिन अगर हम देखें कि पूरी जो संभावित क्षमता है, मतलब जो अभी भारत एक्सप्लोर कर रहा है, उसमें 19.9% का ही दोहन किया जा रहा है। तो ये मतलब जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है और जो रियलिटी है, मतलब जो क्षमता है और जो हम लोग रियलिटी कर रहे हैं, उसमें बड़ा जमीन आसमान का डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है वो प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि रियलिटी जो है उसको, कैपेसिटी को जो कर रही है, जो अभी मतलब जो कैपेसिटी है, जो उसके पास क्षमता है और जो रियलिटी कर रही है, इन दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। और चूंकि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऊर्जा जरूरतों में भारत की बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कैपेसिटी को रियलिटी में बदलने की भारत सरकार जो है वो ज़रूरत देख रहा है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए अरुणाचल प्रदेश के जो चांगलांग का क्षेत्र है उसमें ये इसकी समीक्षा की गई है। अगर आप देखें कि जल विद्युत से लाभ क्या है, जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनका लाभ क्या है, तो जल विद्युत परियोजनाओं के बहुत सारे लाभ हैं। पहला लाभ है कि कहीं ना कहीं वो जो है एक ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, एक रिन्यूएबल सोर्स है। तो अगर आपसे कभी कोई जानना चाहे तो आप इसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के रूप में जा सकते हैं। पोल्यूशन फ्री है, कोई भी पोल्यूशन नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं होता, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ कुछ नहीं है। प्रदूषण रहित है और कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के अनुकूल है, इको फ्रेंडली है या एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इकोलॉजी है उसको प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। लेकिन आप प्रदूषण रहित बोल सकते हैं, पर्यावरण अनुकूल बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म है, क्योंकि आपके पास लंबे ग्लेशियर्स हैं। आप अगर अपने ग्लेशियर्स को देखें तो आपके पास बड़ा एरिया जो है वो ग्लेशियर्स का है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें लॉन्ग टर्म, आप कैसे बोल सकते हैं, आप जो आपकी जल विद्युत क्षमता है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप कैसे बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसलिए बोला जा सकता है, दो चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आप अपने रिवर के सोर्सेस के वाटर पे देखें, जो आपकी रिवर्स हैं उनमें वाटर कहाँ से आता है, तो उनमें जो वाटर आता है वो दो तरीके से आता है। एक तो ग्लेशियर से, ग्लेशियर जो है उसकी मेल्टिंग से आता है, मतलब पिघलने से जल आता है। और दूसरा अगर देखा जाए तो साउदर्न वेस्टर्न मानसून से आता है। साउदर्न वेस्टर्न जो मानसून है
उसके द्वारा उसमें पानी आता है। तो ये दो चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं ग्लेशियर का बड़ा क्षेत्रफल आपके पास है, जो बड़ा क्षेत्रफल है उसकी वजह से, और साउदर्न वेस्टर्न मानसून में प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म है ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म एरियाज में, मतलब आपके लंबे समय तक आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो आपकी ज़रूरत है उसको पूरा करने में क्या है, पूरा करने में सक्षम है, पूरा करने में सक्षम है। तो एक बात ये हो गई कि लॉन्ग टर्म है, ये प्रदूषण रहित है, पॉल्यूशन फ्री है। जो पॉल्यूशन है इसमें नहीं होगा, पॉल्यूशन फ्री है। एनवायरनमेंट का फ्रेंडली जोन है, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो उसका कॉस्ट निकाली जाती है, ये बड़ा अच्छा है कि कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर इसको हम लोग किसी और से कंपेयर करें, चाहे वो किसी भी एनर्जी के सोर्सेस से करें, एनर्जी के सोर्स किसी भी एनर्जी सोर्स से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर का मतलब तुलना करते हैं, तो तुलना में हम देखेंगे कि जो अन्य एनर्जी के सोर्सेस हैं उनकी जो उत्पादन लागत है या जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो महंगा है। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या है, महंगा है। और इसी की अपेक्षा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सस्ता है, सस्ता है। क्योंकि पानी के लिए आपको कोई पेइंग कैपेसिटी नहीं बिल्डअप करनी है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट है। अगर ऑपरेशन कॉस्ट देखा जाए, ऑपरेशन कॉस्ट देखा जाए, जैसे आप अगर थर्मल को ले लें, थर्मल एक एग्जांपल को ले लें, कोयले को ले लें, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी महंगा है, उसका ऑपरेशन कॉस्ट भी महंगा है। उसको बनाना, उससे उसको ले आना, ले आकर उससे एनर्जी जनरेट करना वो महंगा है। लेकिन इसकी अपेक्षा इसका ऑपरेशन कॉस्ट भी जो है, वो ऑपरेशन जो कॉस्ट है या जो ऑपरेशन लागत है या जो चालन क्षमता, हिंदी में उसको चालन या प्रचालन क्षमता कहते हैं, तो हिंदी में इसको प्रचालन क्षमता जो कहा गया है, प्रचालन क्षमता, ये प्रचालन क्षमता भी इसकी क्या है, कम है। तो आप देख लीजिए। अगर हम थर्ड पे देखें, थर्ड पे कहीं कहीं मेंटेनेंस कॉस्ट, तो मेंटेनेंस कॉस्ट में देखें तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इन लोगों का महंगा है। किसी भी एनर्जी सोर्सेस को देखें, आप अपेक्षाकृत और भी एनर्जी सोर्सेस को लें, चाहे वो विंड को ले लें, चाहे वो सोलर को ले लें, प्रोडक्शन कॉस्ट भी महंगा है, ऑपरेशन कॉस्ट भी महंगा है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी महंगा है। उसी की अपेक्षा कहीं ना कहीं मेंटेनेंस कॉस्ट में भी अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी क्या है, वो भी जो है वो ये है। तो आप लोग अगर इसके बेनिफिट्स पॉइंट्स को देखने की कोशिश करते हैं तो बेनिफिट्स पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि पोल्यूशन भी फ्री है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, प्रोडक्शन कॉस्ट में भी कम है, ऑपरेशन कॉस्ट में भी कम है। कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म क्यों है, क्योंकि ग्लेशियर्स हैं और दक्षिणी पश्चिमी मानसून आपके पास बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इफिशियंसी के लेवल पे देखें, इफिशियंसी के लेवल पे मतलब ऊर्जा की दक्षता के आधार पे देखें, तो जो कोयला है या थर्मल पे ही ले लेते हैं, तो थर्मल की अपेक्षा जो है कहीं ना कहीं जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 90% ज़्यादा एफिशिएंट है। 90% बहुत ज़्यादा था, मतलब आप 1 किलो कोयले से जितना ऊर्जा दक्षता लेंगे उससे कहीं ज़्यादा कम जो है, उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो 90% के अबव दक्षता जो है आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मिलेगी। तो आप कंपेरिजन इसमें भी कर सकते हैं कि थर्मल में अगर आप जितनी एनर्जी ले रहे हैं उससे ज़्यादा 90% एनर्जी जो है आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में मिल जाएगी। ये एक बड़ी चीज़ है एफिशिएंसी। अगर एनर्जी एफिशिएंसी के आधार पे आप देख रहे हैं, ऊर्जा दक्षता के आधार पे। अगर आप गैसेस के आधार पे देख रहे हैं कि जो गैस है, एलपीजी है, सीएनजी है, इन गैसेस के आधार पे भी अगर आप निकालने की कोशिश करें तो गैसेस में भी 50% जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो उससे आगे ही निकलेगा। तो मतलब क्या है, मतलब कहीं ना कहीं भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे आप लगातार प्रोजेक्ट्स देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में है, टिहरी में है, गढ़वाल में है, इस तरह के जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं, और भारत लगातार अपनी इस क्षमता का विस्तार नॉर्थ ईस्ट सेक्टर्स में, हिमालयी सेक्टर्स में, और जो साउदर्न इंडिया है, साउदर्न इंडिया में भी वो सेक्टर्स जो कि जो है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, उन सेक्टर्स में जो भारत फोकस बनाया हुआ है अपना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रूप में, वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ऑपरेशन कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का सस्ता है। तो लोगों तक आसानी से और सुविधापूर्ण तरीके से और सस्ती बिजली हम जो है, ऊर्जा का वैकल्पिक जो स्रोत है वो सस्ता स्रोत हम पहुंचा सकेंगे। लॉन्ग टर्म है तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी की दिक्कत नहीं है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, पॉल्यूशन फ्री है, थर्मल से एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, गैस से एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे इन्फ्लेशन,
इन्फ्लेशन मतलब जो, अगर जैसे कोयला है तो आज जो कोयले का मूल्य है, मान लीजिए मैं कोयले का मूल्य 10 रुपया कहता हूँ, तो अगर आपने कोई थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाया, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा चूंकि आप लोग मेरे सामने बैठे नहीं हुए हैं और ये क्लास मैं खत्म करने के बाद आप तक पहुंचूंगा। तो अगर मान लीजिए थर्मल में मैंने कोल से मैंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, थर्मल में कोल का यूज किया और इससे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, और उस इलेक्ट्रिसिटी की कीमत 10 रुपए है, या कोल जो है रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो रहा, कोल की कीमत 10 रुपए। लेकिन अगर मैंने थर्मल बिठा रखा है तो 10 साल बाद जो कोल की कीमत होगी वो आज तो 10 रुपए है, लेकिन 10 साल बाद वो 100 रुपए हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन से फ्री है ये जो सेक्टर है, जो हाइड्रो पावर सेक्टर है। ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो हाइड्रो पावर सेक्टर है वो कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लेशन फ्री सेक्टर है। इन्फ्लेशन का प्रभाव इस पे, मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एक बड़ा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। उत्पादन की जो लागत है वो प्रारंभिक स्थापना के पश्चात मुद्रास्फीति के प्रभावों से क्या होता है, मुक्त होता है। तो कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो फ्री है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन आफ्टर इनिशियल इंस्टॉलेशन। एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपको इन्फ्लेशन की बात ध्यान में नहीं रखने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, मेंटेनेंस जो है, और अदर सोर्सेज जितने भी एनर्जी के उनसे बहुत अच्छा है। रिन्यूएबल है ही है, पोल्यूशन फ्री है ही है, लॉन्ग टर्म है ही है। इन सारी अच्छाइयों के बाद उसमें और भी अच्छाइयाँ हैं। उन चीज़ों में जैसे और भी अच्छाइयों को अगर हम लोग थोड़ा सा डिनोट करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं जो कहीं भंडारण आधारित जल विद्युत योजनाएं मतलब जो है आपको वो करना है। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे भी जिन एरियाज में भी हों, वो कई और वैकल्पिक चीज़ें पैदा करते हैं और अल्टरनेटिव चीज़ें पैदा कर देते हैं वहाँ पर। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अल्टरनेटिव चीज़ें पैदा करते हैं। जैसे मैं एक एक का नाम ले लेता हूँ। जैसे वो क्या है कि आप पानी को रोकेंगे, बांध बनाएंगे, बांध से पानी गिराएंगे, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो आप क्या है कहीं ना कहीं सिंचाई या इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी करते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी आप देख लेते हैं। आप फ्लड को जो है वो क्या करते हैं, आप कंट्रोल ऑफ फ्लडिंग भी कर लेते हैं। बांध बनाकर आप बिजली बना लिए। तो बांध क्या किया, बांध पानी को बहाव से रोकता है। तो पानी को बहाव से रोकेगा तो कहीं ना कहीं जब मानसूनी क्षेत्र आता है, जब मानसून का समय आता है तो पानी ज़्यादा होता है और उससे क्या होता है, नीचे के एरिया में बाढ़ आ जाती है। तो ये भी इसके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे फायदे हैं। लाभ अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, तो कहीं ना कहीं फ्लड कंट्रोलिंग है, इफेक्टिव है। मतलब आप एक तीर से कई निशाना साध सकते हैं। तो फ्लड कंट्रोल पे बात कर सकते हैं आप। फ्लड कंट्रोल के साथ साथ अगर हम लोग देखा जाए तो पेयजल आपूर्ति, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी इससे किया जा सकता है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है ये जो जहाँ पे ये बनाया जाता है। तो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ पे भी देखा जा सकता है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ के बाद अगर हम लोग देखा जाए तो कहीं ना कहीं जहाँ पे ये बांध बने होते हैं वो मनोरंजन या फिर पर्यटन जो है, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। तो टूरिज्म इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे डेवलप होने लगती हैं कि टूरिज्म है, लोग आते हैं, बांध को देखते हैं, चीज़ें करते हैं। और इन चीज़ों के साथ साथ कहीं ना कहीं मत्स्य पालन या फिशिंग इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे जो है डेवलप करती है। तो ये क्या है, ये अल्टरनेटिव जो हैं वो तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर तैयार होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाता है वह अगर मान लीजिए रूरल या रिमोट एरियाज में बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में बनाया जाएगा जहाँ पर जनसंख्या का समूह न हो। तो जो रूरल और जो ये क्षेत्र है, रूरल या रिमोट क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इन जो रूरल और रिमोट एरियाज में जो आप ये बैकवर्ड एरियाज हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने के कारण रोड बनाई जाती है, ताकि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर लिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के साथ साथ जो है वहाँ पर जो है दूरभाष या संचार के साधनों का विकास किया जाता है। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ये जो बैकवर्डनेस एरिया या रूरल रिमोट एरियाज, इनका ओवरऑल क्या होता है, इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के कारण डेवलपमेंट मोड बनता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने एक विकास करके आपने कई विकास को वहाँ पर पैदा किया। तो ये लाभ देखिए, यूपीएससी जब लाभ पे बात करेगी तो वो ऐसे नहीं पूछेगी कि आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लाभ गिना दीजिए, ऐसे नहीं पूछेगी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक जो वैकल्पिक है वो क्यों बेस्ट है, अन्य रिसोर्सेस के थ्रू या अन्य जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसमें वो क्यों बेस्ट फॉर्म में है। तो जब आप इसको आप क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोले या एनालाइज करने के लिए बोले
या इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करिए। तो जब जस्टिफाई करने की बात होगी तब आप इस विषय पे बात कर सकते हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कैसे वो स्थापित क्षमता, वो एनर्जी एफिशिएंसी के आधार पे बहुत अच्छा है। आप तब बात कर सकते हैं कि कैसे वो पोल्यूशन फ्री है, कैसे वो बहुत ही रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेस है, कैसे वो लॉन्ग टर्म में बना रहेगा, कैसे वो अन्य जो है इन्फ्लेशन फ्री है, कैसे वो डेवलपमेंट कर सकता है, कैसे वो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, कैसे वो फ्लड कंट्रोल करता है, कैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, कैसे मनोरंजन, पर्यटन, टूरिज्म इन सब इंडस्ट्रीज में है, फिशिंग को है। तो इन चीज़ों पर आप उस समय बात कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सुदूर क्षेत्रों में अवस्थित होने के कारण ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये चूंकि रिमोट एरियाज में हैं, तो इनके रिमोट एरियाज में पहुंचने के कारण उन रिमोट एरियाज में या बैकवर्ड एरियाज में कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम्स खुलते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंजीनियर्स रहेंगे, वहाँ पे लेबर्स रहेंगे, वहाँ पे विशेषज्ञ रहेंगे, मेडिसिन खुलते हैं, रोड्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट मोड आता है, और इस डेवलपमेंट मोड के कारण जो है वो पूरा क्षेत्र, वो पूरा एरिया क्या होता है, डेवलप होता है। आप उदाहरण दे सकते हैं, टिहरी गढ़वाल का नाम ले सकते हैं, आप उदाहरण दे सकते हैं, शिव समुद्रम का नाम दे सकते हैं। तो आप इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है 3 भागों में, और इन 3 भागों में अगर मैं नाम लूँ तो एक लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, एक स्मॉल होगा और एक माइक्रो हाइड्रो पावर। ये किन के आधार पर डिफ्रेंशिएट होता है, किन आधारों पे होता है, ये क्वेश्चन जो है अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी से लगाए, सीडीएस से लगाए, सीपीएफ से लगाए, यूपीपीसीएस या स्टेट एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसके पहले जो मैंने बात की थी वो मेंस अप्रोच पे बात की थी, ये मैं पीटी अप्रोच पे बात कर रहा हूँ। देखिए, हम लोगों के पढ़ने का एक ही तरीका है। जो लोग भी मुझसे नए जुड़ रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के पठन पाठन का जो भी तरीका है, एक तो पीटी और दूसरा मेंस फोकस है। फोकस एरिया हमारी मेंस है कि हम हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट में क्या करें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लें। जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो फैक्ट्स है उसको ऑब्जर्वेशन मेथड पे, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि हम लगातार उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे दिमाग में क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। यही हमारी मेथडोलॉजी है। जो हमारी मेथडोलॉजी है वो ये है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, मैं जिस पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप उसको जो मतलब लार्ज हाइड्रो पावर पर उसको बोलेंगे जब 30 मेगावाट से ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो, कैपेसिटी ऑफ मोर देन 30 मेगावाट्स। तो यहाँ पर 30 मेगावाट से ज़्यादा का अगर प्रोजेक्ट होता है, वो लिखा होता है ये कितने मेगावाट का है, तो आप उसको 30 मेगावाट का अगर प्रोजेक्ट से ज़्यादा का है देन यू कैन कॉल इज, आप उसको बुला सकते हैं लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अगर वो क्या है 10 मेगावाट के आसपास का है प्रोजेक्ट, जनरेट 10 मेगावाट और लेस ऑफ पावर, 10 मेगावाट तक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, आप जो है उसको कहीं ना कहीं बोलेंगे कि ये 10 मेगावाट का है और ये कम है। वहीं माइक्रो हाइड्रो पावर आप तब बोलेंगे जब ये 100 किलोवाट के आसपास का हो, कि ये छोटा एकदम माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो इसमें 100 किलोवाट तक का होता है। तो ये आप जो है, मैंने आपको पनबिजली परियोजना कैसे वाट के आधार पे और डिफ्रेंशिएट होती हैं, अगर वो 30 पे हों, 30 किलोवाट से 30 मेगावाट से ज़्यादा हों तो आप उनको बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं बोलेंगे, आप लार्ज हाइड्रो। अगर वो जो है 10 मेगावाट तक हैं तो आप उनको जो है मीडियम बोलेंगे, और 10 मेगावाट से कम अगर 100 मेगावाट तक या 100 किलोवाट तक हैं तो आप उनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का सबसे स्मॉलर रूप बोलेंगे। तो ये हो गया। देखिए, अब आपके लिए बचता क्या है, अगर आपको पढ़ना है तो अब आप इसको, आपको सिर्फ पढ़ना है कि कुछ इंपॉर्टेंट्स जो हैं पावर प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी क्या करिए, आप उठा के मैपिंग कर लीजिए, मैपिंग कर लीजिए। एक इंडिया का मैप ले लीजिए और उस मैपिंग में आप उन हाइड्रो, जैसे शिव समुद्रम है, जैसे और भी हैं, उनकी आप मैपिंग कर लीजिए कि किस प्रदेश में है, किस प्रदेश में है, किस एरिया मतलब किस स्टेट में है, कोई नदी वहां पे है तो उसका नाम ले लें, और उसमें कोई इश्यू है क्या। तो इतना अगर चीज आप, ये 3-4 लाइन का तो अगर आप कर लें तो ये 10 से 15 मेन है, इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर ही आपका जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में भी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रूप में भी, और बहुत सारी चीज़ों के रूप में ये आपका जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो गया। इससे ज़्यादा की ज़रूरत अब आपको नहीं रहेगी। तो चलते हैं इस खबर के बाद थोड़ा सा एक खबर और लेते हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है वो हेल्ड किया गया था, उस पर थोड़ी सी हम लोग बात जो है इंडिया इंटरनेशनल फेस्टिवल पे हम लोग बात कर लेते हैं।
और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है ये क्या है, क्या मामला है इसमें। तो इस पे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस के हमारे इस्पात मंत्री साहब हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उससे एक आग्रह किया कि आप जो है वो इनोवेशन पे बल दीजिए, ताकि जो है हम क्या करें, ताकि कहीं ना कहीं जो है वो आत्मनिर्भर भारत बनने में हम जो है वो कर सकें, या भारत के जो आत्मनिर्भर भारत बनने का जो लक्ष्य है हम उसे प्राप्त कर सकें, तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पैदा करें, ऐसा उन्होंने आग्रह कल वहां पर किया। भारत सरकार का विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी, देखिए इसमें बहुत सारी बातें तो ऐसी कोई नहीं है कि जिनको मैं आपको बता दूं, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझने का प्रयास करिएगा। ये अपने आप में एक एफर्ट है। अगर आप इसको देखें कि कहीं ना कहीं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये अपने आप में एफर्ट है, और इस एफर्ट में जो हमारे प्रधान साहब हैं वो ऐसा चाह रहे हैं कि जो साइंस फेस्टिवल है, इस साइंस फेस्टिवल में इनोवेशन पे बल हो, नवाचार पे हो, और यह नवाचार कहीं ना कहीं भारत में को आत्मनिर्भर बनने में मदद करे। नवाचार ही भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है, और कोई तरीका नहीं है भारत को आत्मनिर्भर बना, जब तक आप नई खोज नहीं करेंगे और उस नई खोज को आप लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक आत्मनिर्भर बनने का कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसमें बात करते हुए भारत सरकार ने ये बात की, और कहीं ना कहीं ये जो छठवां भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जो महोत्सव है 2020 की शुरुआत से पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने ये बात कही। उन्होंने इसमें आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण जो है, उन्होंने इस आयोजन का जो विषय था, द थीम ऑफ दिस इवेंट इज सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। चूंकि थीम्स पे देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, स्टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आईएएस में बहुत न्यूनतम संभावनाएं होती हैं, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि ऐसे वो प्रोडक्ट्स बनाएं, या ऐसे चीज़ों प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे सर्विसेज का कहीं ना कहीं निर्माण किया जाए जो कंपीट करे वर्ल्ड से। और इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण, तो उन्होंने आह्वान किया है कि ऐसे उत्पाद और सेवाओं का निर्माण किया जा सके। संबोधन के जो मुख्य बिंदु हैं, चूंकि आंसर राइटिंग में जब आप आंसर लिखेंगे तो ये जो संबोधन के मुख्य बिंदु होते हैं वह बड़े काम देते हैं, वह बड़े काम देते हैं। पीआईबी दो ही चीज़ों पे है। पीआईबी जो है वो कहीं ना कहीं आपके पीटी में जो क्वेश्चंस की ट्रेंड है उनको सेट करता है, और मेंस में आंसर लिखने का कैसा तरीका होना चाहिए वो सेट करता है। तो अगर देखें कि संबोधन का जो मुख्य बिंदु है उसमें भारत को, उन्होंने प्रधान साहब ने कहा कि भारत जो है वो कहीं न कहीं सभी क्षेत्रों में नवाचार करे, और हर जो भारत में जितनी भी एरियाज हैं उनमें इनोवेशन पैदा करे, और उस इनोवेशन के लिए जो उसके वैज्ञानिक सोर्स हैं या जो वैज्ञानिक ज्ञान है उनको उसने कहा कि उसमें क्षमता को विकसित करे और मजबूत करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। तो एक बात उन्होंने ये की। दूसरी बात अगर कहीं देखा जाए तो उन्होंने आर्थिक विकास, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, उस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को उन्होंने कहा कि सोशल बेनिफिट में बदलने की जरूरत है। और ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और सोशल बेनिफिट कब बदलेगा? कोई चीज जो आर्थिक विकास है, जब कोई चीज डेवलप होती है तो वो महंगी होती है, वह सामाजिक लाभ तक नहीं पहुंच सकती। उन्होंने कहा ऐसे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो साइंस है या जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो उसको सस्ता करें, और उससे क्या हो, कहीं ना कहीं जो सामाजिक लाभ की भावना है, भारत में जो सोशल बेनिफिट पहुंचाने की भावना है, वहां तक वो चीजों को पहुंचा सके, लोगों तक वो चीजें पहुंच सकें। और इसके लिए उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं ऐसी प्रणालियां और प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने की आवश्यकता है, ताकि सोशल बेनिफिट जो है, सेल्फ रिलायंस कैन बी पॉसिबल विदाउट द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कि कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर भारत बनने का केंद्र है उसमें जो सोशल बेनिफिट लोगों तक पहुंचेगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, और वो कहीं ना कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से ही होगा। तो इस पे उन्होंने बात की। थर्ड जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात की उसमें यह था कि जो वैज्ञानिक समुदाय है उसको उन्नत वैज्ञानिक अवधारणा और गणित में भारत की समृद्ध प्राचीन विरासत को एकीकृत करने की भी आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। अब थोड़ा सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूँ कि भारत सरकार का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा मंत्रालय विभाग है, विज्ञान भारती, ये विज्ञान भारती जो है वो इसका आयोजन करता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान भारती का ये है, मैंने आपको थीम लाइन पहले ही बता दी कि जो उसकी थीम लाइन है वो थीम लाइन कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण है। और इसका उद्देश्य, इस तरह के फेस्टिवल का उद्देश्य जो है वो यही है कि अवेयरनेस बढ़ाना है लोगों में, इसका अवेयरनेस है।
अवेयरनेस किसके बीच में है? जनरल पब्लिक, जो आम लोग हैं उनके बीच में अवेयरनेस बढ़ाना है। किसको लेके बढ़ाना है? पहला काम है देखिए अवेयरनेस बढ़ाना है। किसके अंदर बढ़ाना है? तो किसके अंदर बढ़ाना है? तो अंदर जो है वो आम जनता है। और किसको लेके बढ़ाना है? तो साइंस को लेके बढ़ाना है, क्योंकि अगर विज्ञान होगा तो तर्क होगा, विज्ञान बिना तर्क के नहीं चलता। और जब व्यक्ति तार्किक होता है तो वो बहुत सारी रूढ़िवादिताओं से, बहुत सारी ऐसी परंपराओं से वो जो ग्रस्त होता है, वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं तार्किक होगा। तार्किक होगा तो सोचेगा। और थिंक, देखिए भारत सरकार लगातार जो है वो थिंक, अंडरस्टैंड, लर्न, इन चीज़ों पे ध्यान दे रही है कि आप थिंकिंग आपकी बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आपकी लर्निंग बढ़े, और इसी तरह से आप इनोवेशन को करें। तो यहाँ पे अवेयरनेस है जनरल पब्लिक में, ताकि साइंस हो और साइंस के प्रति अवेयरनेस बढ़े। और कहीं ना कहीं जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है वो इससे लाभ को प्रदर्शित किया जा सके कि लाभ क्या है। और इसका जो मेन है वो कहीं ना कहीं इस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का, उसका है कि समावेशी विकास हेतु रणनीति तैयार करना है। जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर भारत सरकार जो काम करना चाहती है, क्योंकि भारत सरकार का बहुत बड़ा लक्ष्य है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो विज्ञान के क्षेत्र को ऐसा करना है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके, सब तक विकास की पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो ये वहां पर ये एक बड़ी बात की गई। अब थर्ड हम लोग खबर लेते हैं। थर्ड खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस खबर को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की बात की जाएगी, क्योंकि ये खबर अपने आप में बहुत वास्ता हम सभी लोगों का इस खबर से है नहीं, और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। मैं इस खबर की पृष्ठभूमि पे भी बात करूंगा कि खबर क्या है। बस इतना समझिएगा कि द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, या आप इसे कह सकते हैं जो है कि कहीं ना कहीं जो है वो कल की खबर को पहले हम लोग लेते हैं। खबर में मैं आपको खबर खाली पढ़ के समझा देता हूं कि खबर क्या है। जो भारत का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, उसने एक एडवाइजरी जारी की है। उसने एक मतलब नियमों का समूह जारी किया है, या उसने एक कथन जारी किया है, जिसमें उसने सभी जो निजी टेलीविजन चैनल हैं उन लोगों से बातचीत की है, या जो ब्रॉडकास्टर हैं उन लोगों से बातचीत की है भाई, कि जो ऑनलाइन गेमिंग है या जो फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं, इनसे संबंधित जो भी विज्ञापन है वो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के द्वारा जो दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए ही निकाला जाए। ये ना हो कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद उसने कुछ बात और कर रखी है, और जो गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग है या जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है उनका कुछ और हो। उन्होंने कहा कि ये ऑनलाइन गेमिंग या फैंटेसी स्पोर्ट्स आदि से संबंधित जो भी चीजें हों, वो भारतीय विज्ञापन जो मानक परिषद है, जो कि भारत में एक ऐसी संस्थान है जो सेल्फ रेगुलेटरी है, जो कि इस बात का ध्यान रखती है कि जो विज्ञापन है वह विज्ञापन मतलब हमारे उसमें है कि नहीं है, मतलब उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसे कॉन्टेक्स्ट हो या ऐसे टर्म हो जिससे भारत में वैमनस्य बढ़ जाए या भारत में गलत संदेश जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने का काम भारतीय विज्ञापन मानक परिषद करती है। और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अंतर्गत जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि उसका कार्य है कि कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन गेमिंग को देखे, फैंटेसी स्पोर्ट्स को देखे। और मंत्रालय ने यह भी सलाह दी कि विज्ञापनों में ऐसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए जो कहीं ना कहीं विधि या कानून से असंगत हो। इस पर कल उन्होंने बात की। अब देखिए ये बात तो उन्होंने कर ली। अब इस बात को थोड़ा सा हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं कि मामला क्या है। मामला क्या है आज की दुनिया में, थोड़ा सा देखिएगा, मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताने जा रहा हूं। इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। भारत में लगातार एक सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसका नाम है, मैं ऐसे मोटा मोटा लेता हूं तो डिजिटल सेक्टर बढ़ रहा है, इसमें डाउट ही नहीं है। डिजिटल सेक्टर बहुत बढ़ रहा है, और इस डिजिटल सेक्टर्स में तमाम तरह की चीजें आ रही हैं, मतलब अनगिनत चीजें। उसी अनगिनत चीजों में कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग मतलब आप जो है, आप कहीं बैठे हैं, कोई और कहीं बैठा है, हम दोनों लोग गेम खेल रहे हैं, और उसमें जो विजेता होगा उसको पुरस्कार और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग का जो है वो प्रचलन भारत में बहुत तेजी से बढ़ा है। एक संस्थान है जिसको कहा जाता है, मैं आपके लिए नाम ले लेता हूं, हालांकि ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं। फेडरेशन ऑफ इंडिया है, फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स। उसने एक डाटा निकाला और उसने कहा, अपनी रिपोर्ट में कहा कि फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी रिपोर्ट्स में उसने कहा कि कहीं ना कहीं जो है भारतीय फैंटेसी जो स्पोर्ट्स मार्केट क्लब है, उसमें 9 करोड़ यूजर्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं, मतलब 9 करोड़ लोग जो है इसको यूज करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग को यूज कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं फैंटेसी जो है वो चीजों को यूज कर रहे हैं।
और इससे कहीं ना कहीं अगर भारत में देखने की कोशिश की जाए तो इस 9 करोड़ लोगों में जो है वो लगभग 20% ऐसे लोग हैं जो एक साइट से दूसरी साइट पे, मतलब अगर ऑनलाइन गेमिंग की 4 साइटें मान लीजिए इंडिया में हैं, तो 9 करोड़ लोग एक एक साइट पर रजिस्टर किए हैं, और बाकी लोग जो है इस साइट से इस साइट पे भी जाते हैं गेम खेलने, इस साइट से इस पे भी और इस साइट से इस पे भी। और ये चीजें जो है बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं। ये चीजें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि पूछिए मत। और इसके पीछे एक चीज और तर्क दिया गया, एक बड़ी बात इन्होंने की, कहा कि जो भारत की घरेलू ऑनलाइन इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री है, वो 2016 में जहां पे 29 करोड़ डॉलर की थी, वो 29 करोड़ डॉलर की थी, वो अब बढ़कर जो है वो ये संभावना है कि 2021 तक जाते जाते 100 करोड़ डॉलर की आसपास की इंडस्ट्री हो जाएगी। मतलब एक बड़ा जो है इसमें बड़ा मार्केट है, बड़ा निवेश हो रहा है, बड़े लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं, और 2024 तक जाते जाते ये 370 करोड़ डॉलर की हो जाएगी। तो मतलब आपको सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए इसको रेगुलराइज करने की बातचीत की जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग को, फैंटेसी को, जो फैंटेसी गेमिंग है, इन सब चीज़ों को रेगुलराइज करने में मतलब आपको ये समझना होगा कि भारत में ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। डिजिटल सेक्टर में ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से कर रही है। ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री इस रफ्तार से यूजर्स में बढ़ती जा रही है कि कहीं ना कहीं नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, खेलने वाले लोग नए आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो खेलने के लिए जो पैसा जो है वो आप लोग खर्च करते हैं। तो इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं घरेलू इंडस्ट्री के तौर पे बहुत तेजी से विकसित भी हो रही है, व्यवसाय भी पैदा कर रही है, स्टार्टअप भी पैदा कर रही है, नए यूजर्स पैदा कर रही है, नई नौकरियां भी पैदा कर रही हैं। ये सब बहुत लाभ भी हैं इसके, लेकिन इसका बहुत बड़ा बड़ा नुकसान भी देखने को मिला है। और इन नुकसानों में अगर हम लोग देखा जाए तो कहीं ना कहीं, अच्छा इन नुकसानों के पहले मैं आपको बताऊं कि जो ये कोरोना वायरस के कारण क्या हुआ कि लोग अपने घरों पे, लॉकडाउन था तो लोग घर पे बैठे हुए थे, तो घर पे मनोरंजन का साधन ढूंढने के लिए हाल के दिनों में ऑनलाइन जो गेमिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ गई। जो ऑनलाइन है, कोरोना वायरस की महामारी की वजह से लोग घर पर हैं, और इसकी वजह से जो यूजर्स की संख्या में वो काफी बढ़ोतरी हुई, और इस प्रकार कहीं ना कहीं ऑनलाइन इंडस्ट्रियों के लिए, जो गेमिंग की इंडस्ट्री है उसके लिए काफी माकूल समय रहा। तो मैंने आपको एक सिंपल सा एक बात बताई, जिस बात में सिर्फ इतनी बात थी। देखिए, हमको पढ़ना है कि कहीं ना कहीं जो प्रेस काउंसिल ऑफ एडवाइजरी या जो भारतीय मानक विज्ञापन परिषद है, उसको कल सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बोला कि भाई जो ये ऑनलाइन गेमिंग है वो कहीं ना कहीं आपके मानकों को मानते हुए ही काम करे। ये उनकी इतनी बात है, और हमको ये बात समझनी है कि आखिर क्या हो रहा है। ये ऑनलाइन गेमिंग जो है, ऑनलाइन के आधार पे गेम खेलना या फैंटेसी गेमिंग है, तो ये हाल के दिनों में ये मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा। डिजिटल इंडिया बढ़ रही है भारत में। डिजिटल इंडिया के साथ साथ अगर भारत की जनसंख्या को देखा जाए तो युवाओं की जनसंख्या है, कहीं ना कहीं यूथ जनरेशन है, और यूथ जो जनरेशन है वो यूथ फुली डिजिटल हो गया है, पूरी तरह से डिजिटल है, और कहीं ना कहीं आइसोलेशन भी है, ग्लोबलाइजेशन का उसके इम्पैक्ट भी है। तो ऐसे में वो और कोई गेमिंग जो छोड़ के, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, उन गेमिंग को छोड़ के वो डिजिटल या ऑनलाइन गेमिंग की तरफ बहुत तेजी से मूव किया। और कोरोना वायरस के दौर में ये चीजें या यूजर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। अब हुआ क्या कि इनकी संख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर एक चीज का प्रॉब्लम आ गई कि इनकी संख्या बढ़ने के कारण हुआ क्या कि कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन गेमिंग थी या जो फैंटेसी स्पोर्ट्स था, उसमें क्या हुआ कि विज्ञापन दिखाया जाने लगा, तमाम विज्ञापन दिखाए जाने लगे, और उन विज्ञापनों में कहीं ना कहीं जो कंटेंट था, जो कंटेंट विज्ञापन में, जो एडवर्टीजमेंट में जो कंटेंट था, वो कंटेंट संगत नहीं था। मतलब वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, भारत के लोगों की मनोदशाएं, भारत का जो विधि है, जो भारत का कानून है, उससे वो मैच नहीं कर रही थी। तो इसलिए सूचना और पर्यावरण मंत्रालय ने इस पे कंसर्न जारी किया, और कंसर्न जारी कर कर उन्होंने कहा कि कम से कम आप इसको रेगुलराइज करिए। और उन्होंने जो सबसे बड़ी चिंता जताई वो कि जो विज्ञापन है वो भ्रामक है, मतलब जो उस पर विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं कस्टमर को फाइनेंशियल रिस्क में लेके जा रहा है। जो कस्टमर है, जैसे मैं गेम खेल रहा हूं और उसमें विज्ञापन है कि अगर आप इतना जीते तो आप इतना टारगेट आपने पूरा किया तो आप इतने पे पा जाएंगे, और यहां तक आप पहुंच ही नहीं रहे, उसके पहले आपने बहुत कुछ खो दिया। तो कहीं ना कहीं ये रिस्क फैक्टर है, तो कस्टमर का फाइनेंशियल रिस्क है और रिस्क एसोसिएटेड है। तो इस रिस्क को लेके इस संबंध में चिंता जताई गई कि ये विज्ञापन क्या है, भ्रामक है, और ये ग्राहकों को वित्तीय और अन्य सुविधाओं या अन्य जोखिमों के बारे में सही ढंग से नहीं बताते हैं।
तो इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को रखा कि जो विज्ञापन परिषद है वो इस बात का ध्यान रखे, और जो कंपनीज इसमें शामिल हैं उन्होंने कंपनीज पे रोक नहीं लगाया, ऑनलाइन गेमिंग पे रोक नहीं लगाया, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग में जो विज्ञापन चल रहे हैं उन पे उन्होंने प्रॉपर तरीके से शिकंजा कसा, और शिकंजा कसने के साथ साथ उन्होंने इस बात पर रखा कि ये जो है कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में आप इन चीज़ों को ध्यान जो है वह ज़रूर से दें कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। ये कंसर्न के साथ साथ अगर आप देखें, इस कंसर्न में अगर आप देखें कि ये कंसर्न है, तो इस कंसर्न में सबसे बड़ी बात जो थी कि कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर जो है वो गलत प्रभाव पड़ रहा था। इस ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में बच्चे आइसोलेट होते जा रहे थे, आइसोलेशन उनको आइसोलेशन पहले ही ग्लोबलाइजेशन के कारण बच्चे बहुत आइसोलेशन थे, उनको अपनी कल्चर से बड़ा वो कल्चर को पता नहीं चल रहा था, फिजिकल एक्टिविटीज उनकी जो है वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो इन चीज़ों के लिए भी भारत सरकार ने कंसर्न व्यक्त किया हुआ है। और भारतीय विज्ञापन जो विज्ञापन परिषद है उस पर थोड़ी सी मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि जो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है यह वह संस्थान है जो विज्ञापनों का स्व-विनियमन करती है और उसी के हिसाब से विज्ञापन जो है दिखाए जाते हैं। 1985 में इसको स्थापित किया गया था। भारत में विज्ञापन उद्योग का एक मुंबई में स्थित स्वनियामक स्वैच्छिक संगठन है, और अंडर द ये बना जो है वो अंडर कहीं ना कहीं जो है केबल टेलीविजन जो नेटवर्क अधिनियम 1995 के तहत ये टेलीविजन नेटवर्क्स के लिए द्वारा निर्धारित विज्ञापन कोड का पालन करना अनिवार्य है। यहाँ पर उस चीज को करना ही है कि अगर आप केबल टेलीविजन, कल चूंकि बात की गई थी जब सूचना प्रसारण विज्ञापन मंत्रालय ने बात की तो उसने कहा केबल टेलीविजन नेटवर्क के ऊपर उसने कहा था। तो यहाँ पर अगर आप अधिनियम को देखें तो इसमें ऐसा कोई काम नहीं, मतलब उसमें आप ऐसे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा सकते या ऐसा कोई प्रोग्राम आप नहीं करा सकते जिसका कहीं न कहीं ऐसा कार्यक्रम नहीं दिखाया जा सकता जो बच्चों की छवि को ही खराब करता हो। अभद्र भाषा जहां हो, हिंसक दृश्य हो, इनका भी प्रयोग जो है वो संगत नहीं है। और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषा चैनल सहित सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर ये बातें लागू होती हैं। तो कल भारत सरकार ने इस बात पे कंसर्न किया। तो ये कंसर्न देखिए, भारत सरकार का ये कंसर्न कई चीज़ों में है। हो सकता है इस कंसर्न को लेके कल सुप्रीम कोर्ट में लोग चले जाएं कि ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, ये हमारे दिखाने का हनन है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि ये ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया आप समझ लीजिए, ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया कहीं ना कहीं अवसर है, एक बड़ा अवसर है। और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और है जो भारत सरकार का कंसर्न है। भारत सरकार का जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि इस ऑनलाइन गेमिंग में, ये ऑनलाइन गेमिंग तो ठीक है, गेमिंग हो रही है, ठीक है, गेमिंग है तो गेम का मतलब होता है कि खेल है ये, और जो खेल होता है वो कौशल पे होता है कि आपके अंदर स्किल कितनी है, आप अच्छा कितना खेल सकते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन जो गेमिंग है, ये कब ऑनलाइन जो है वो गेमिंग में बदल जा रही है, गेमिंग में बदल जा रही है, मतलब गेमिंग जो है वो बी लग जा रहा है, गेमिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं सट्टा आधारित हो गई है, सट्टा लगने लगा। और सट्टा जो है वो भाग्य पे होता है, कौशल पे नहीं होता है। और भारत में सट्टा लगाना जो है वो वैध नहीं है, बाकी कंट्रीज में है। तो भारत सरकार कहीं ना कहीं इस बात से डर रही है कि ऑनलाइन गेमिंग जो है ऑनलाइन गेमिंग में न बदल जाए, इसके लिए भारत सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है। और जो विज्ञापन है वो कहीं ना कहीं सट्टे की दुनिया को दिखाने का प्रयास करते हैं, तो इससे भी बचने का है। उसमें एक और बात की गई, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में आज निकला हुआ है कि जो वैकल्पिक रोजगार के जो स्रोत बताया जाता है कि आप काम कर रहे हैं और काम करने से आप जो है, आप तो 18,000 पाते थे लेकिन आपने ऑनलाइन गेमिंग की और उससे आपको जो है 40 लाख रुपए मिल गए। तो जो वैकल्पिक रोजगार के स्रोत के रूप में इसको लोग विज्ञापन दिखाते हैं, इन विज्ञापनों पर भी क्या है, अब रोक है। ऐसे विज्ञापन नहीं दिखाने से इससे क्या होगा, अगर दुनिया मान लीजिए गेमिंग में ही फंस गई, तो गेमिंग में अगर फंस जाती है और इस तरह की चीजों को ही करने लगती है तो कौन इनोवेशन करेगा, कौन थिंकिंग करेगा, कौन लर्निंग करेगा। तो इन चीजों से भी भारत सरकार को डर है। तो और जो ये बढ़ता हुआ इसका मार्केट है, जिसका मैंने आपको पहले ही नजारा दे रखा है, मैंने आपसे बताया कि कहीं न कहीं 2021 तक ये 100 करोड़ का आसपास है, 2022 या 24 तक ये 370 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बनने की उसमें है। तो ये बड़ी बात है कि इतना बड़ा क्षेत्र ये भारत में बड़ा डेवलप हो रहा है और यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और इस यूजर्स के कारण जो है बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो भारत सरकार का कंसर्न इस विषय पर बहुत ज्यादा है। भारत सरकार इस विषय को लेकर बहुत संवेदनशील भी है। आगे चलते हैं, एक खबर और लेते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस खबर को थोड़ा सा
कहीं ना कहीं ये खबर समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म का मामला है और हाल ही में जो है वो केंद्र सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर होती है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर होती है और उस याचिका के कंसर्न्स बहुत सारे हैं। कंसर्न्स उस याचिका में बहुत सारे हैं। उस याचिका में कंसर्न्स हैं कि जो है जो आपराधिक मामले में जो नेता हैं जो विधायक हैं, इन पर चुनाव लड़ने या राजनीतिक पार्टी बनाकर ये किसी भी पार्टी का पदाधिकारी बनने पर इनके आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने वाले विचार को लेके एक याचिका डाली जाती है। लेकिन इस याचिका को क्या होता है, खारिज कर दिया जाता है। इस याचिका को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है कि आप अगर कन्विक्टेड जो लीडर्स हैं, चाहे एमपीज हों चाहे एमएलएज हों, इनका जिनका कन्विक्शन हो गया है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज बना देते हैं, वो जो है इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो उन लोगों पर ये है कि जो कल जारी किया गया सुप्रीम, उसमें जो है केंद्र सरकार ने इस मामले को खारिज किया कि नहीं, इन पर आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने वाला विचार नहीं है और इन चीज़ों को हटाया गया। अब जरा यहाँ पर आप मामले को और थोड़ा सा गंभीरता से समझिएगा। ये मामला थोड़ा सा मैं पीछे आपको लेके चलता हूँ। कोर्ट के सामने ये मामला एक बार और गया था कि जो लोग सजा याफ्ता लोग हैं, जैसे कि लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिया गया था, जैसे कनिमुझी का नाम लिया गया था, जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिसमें ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम है, शशिकला जी का नाम है, बहुत सारे जी लोग का नाम है, क्योंकि भारत की परंपरा है कि किसी के आगे जी लगाना है। तो इसमें कोई मतलब उस तर्क में मत जाइएगा कि मैं ये इन लोगों के प्रति जी का नाम क्यों लगा रहा हूँ, चाहे वो मुख्तार अंसारी हों, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, चाहे वीरभद्र सिंह हों, चाहे अशोक चौहान साहब हों। इस तरह से बहुत सारे नेता जो कि कानून के दायरे में ये निकलता है कि ये इन पे कन्विक्शन है और वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी प्रमुख बनकर बैठे हुए हैं। तो इन पे एक बात थी और कहीं ना कहीं इस बात पे था कि इनको जो जब नौकरशाहों पे भ्रष्टाचार का मुकदमा चलता है तो वो जो है आजीवन इससे बर्खास्त हो जाते हैं। तो वैसे आजीवन बर्खास्त इनको क्यों नहीं किया जा रहा है, इनका डिस्क्वालिफिकेशन क्यों नहीं कर दिया जा रहा है। तो इन सब मामलों को लेके था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, केंद्र सरकार ने इस बात को वहां पर खारिज कर दिया। तो यहां पर जब खारिज किया तो उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि कोर्ट का कहना है कि हम कोर्ट एज ए कोर्ट जो है वो हम किस स्तर तक जा सकते हैं। इस मामले पर कहीं ना कहीं जो सरकार है और जो संसद है कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर संसद को फैसला लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए। हर बात में कोर्ट इंटरफेयर जो है वो करे, ये ठीक नहीं है और हम किसी दोषी व्यक्ति को किसी भी पार्टी का प्रमुख बनने से नहीं रोक सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते हैं? क्योंकि उसकी वाक स्वतंत्रता का भी अधिकार उसका होना चाहिए। क्या कोर्ट किसी दोषी व्यक्ति को, क्या उनका कहना है कि क्या कोई दोषी व्यक्ति अपना राजनीतिक विचारधारा नहीं रख सकता है? तो अगर उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम बाधित नहीं कर सकते हैं। पहली बात, कोई भी दोषी हो चाहे कुछ भी हो, वो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रख सकता है और कहीं ना कहीं वो अपनी विचारधारा रख सकता है और उन विचारधारा के रखने के आधार पर वह एक समूह बना सकता है और वह एक संगठन भी निर्माण कर सकता है। तो इसलिए कोर्ट ने उस मामले को ही पूरी तरह से रिजेक्शन कर दिया और उन्होंने इस बात को हटा दिया कि ये जो है चीजें हम इसको फॉलो अप नहीं करेंगे। तो यहां पर ये चीजें हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा चीजें और भी बता देना चाहता हूं कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय का जो वहां पर तर्क है, जो वो रखते हैं तर्क इस मुद्दे पर कि कहीं न कहीं जो आपराधिक व्यक्ति है, उस आपराधिक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो आपराधिक मामलों में दोषी साबित होने वाले जो व्यक्ति हैं। देखिएगा, समझिएगा मामला क्या है। मामला अगर मैं थोड़ा सा आपको डिक्टेट कर दूं कि अगर आपराधिक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो अगर उसमें वो, चाहे वो न्यायपालिका का हो, जुडिशरी से हो या कार्यपालिका का हो या विधायिका का हो, तो इनको समान रूप से आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन ये समान रूप से लगता नहीं है। सदस्यों को समान रूप से आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए और कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। जुडिशरी पे लग सकता है, उस पे लग सकता है, नेताओं पे ये चीजें लागू नहीं होती हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधित्व जो कानून की धारा 8 में है, वो अपराधों के लिए दोष साबित होने वाले सांसद अथवा विधायकों को आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन केंद्रीय कानून और न्यायालय का जो तर्क है, वो इस तर्क को वो खारिज करते हैं
और उन्होंने कहा कि जो लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि की तुलना में नौकरशाहों का साथ नहीं की जा सकती। उनको कंपेयर आप कभी, आप जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हैं, आप उनका कंपेयर जो है वो कभी भी आप उनको कंपेयर किससे नहीं कर सकते हैं, आप उनको कंपेयर कभी भी ब्यूरोक्रेट से नहीं कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेट से नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका चयन जो है, ब्यूरोक्रेट्स का जो चयन है वो योग्यता के आधार पे होता है, वह योग्यता के आधार पे होता है। और इनका जो है वो योग्यता के आधार पे नहीं, इनका निर्वाचन किया जाता है और उनकी जो निहरता होती है वो 5 साल की होती है, फिर उनका क्या, उनको हटा, भाई वो आजीवन रहेंगे। और ये आजीवन नहीं रहते हैं तो आप, उन्होंने कहा, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ब्यूरोक्रेट्स, आप उनसे नहीं कह सकते। किसी अपराधी ने दोषी ठहराए जाने पर नौकरशाहों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाता है, वहां उन पर नहीं आप लगा सकते हैं। और जनप्रतिनिधित्व जो अधिनियम 1951 के तहत जो आपराधिक मामले हैं उसमें जो दोषी ठहराए जाने वाले जो नेताओं के लिए जो निर्धारित कारावास की अवधि है उसको 6 वर्ष के पश्चात तक के लिए निरंतरता पर्याप्त है। और मतलब केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा कि इतना पर्याप्त है कि उनको अगर कन्विक्शन मिल गया है तो वो 6 साल तक के लिए वो वहां पर चुनाव जो है वो नहीं लड़ सकते हैं। ये बातें वहां पर की गई हैं। यहां पर जो मामला था, बेसिकली मामला अश्विनी उपाध्याय का था, जिन्होंने इस मामले को रखा कोर्ट के सामने और उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को समान रूप से आजीवन प्रतिबंध लागू होना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने के जो आपकी मंत्रालय था उन्होंने इन तर्कों को क्या किया, इन तर्कों को खारिज कर दिया और इन तर्कों के आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उसने हवाला दिया और उसने हवाला इस बात का भी दिया कि कहीं ना कहीं वो लोग जो है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो आजीवन, मतलब उनकी एक लॉन्ग, एक टर्म पॉलिसी होती है कि इतने साल तक वो जो है वह सेवा में बने रहेंगे और ये पॉलिसी जो है ये इनके साथ नहीं होती है, इसलिए आप इनके साथ यही व्यवहार नहीं कर सकते। और इनके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम बना हुआ है और उसी के तहत जो है कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी मामले में दोषी ठहराए जाने पर तिथि से 3 महीने की तिथि तक, और अगर दौरान वो अपील दायर करता है तो उसका निपटारा होने तक अपने पद के अयोग्य घोषित नहीं होगा। ये चूंकि उन्होंने 1951 की धारा का दिया। ये कहीं ना कहीं देखिएगा राजनीति में बढ़ता हुआ अपराधीकरण या अपराधीकरण में बढ़ता हुआ राजनीतिकरण, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या सरकार को इस बात को तय करना होगा कि अगर वह इस तरह की धाराओं का कमजोर होने का लाभ देता रहेगा तो राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं कोर्ट से या फिर अपने यहाँ पर इन चीजों को और भी सशक्त करता है तो इससे फायदा जो है वह मिलेगा भारत की उसको। और कहीं ना कहीं जनता को भी इस बात के लिए सचेत होना पड़ेगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस बातों के लिए नहीं करती तो हम उन कैंडिडेट्स का को ही रिजेक्ट करें जो, जैसे मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहीं पर ऐसे लोगों को उतार रखा है जो भ्रष्टाचारी हैं, जो दागी हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं या जिनका ऐतिहासिक वो है कि ये क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, तो ऐसे लोगों को जनता ही खारिज कर दे। तो अगर जनता खारिज कर देगी तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज उन लोगों को टिकट देना बंद कर देंगी। तो जनता अपनी शक्ति को पहचाने, ये एक आगे का रास्ता है। इन चीजों पे हम लोगों ने बात की और कहीं ना कहीं ये टॉपिक बड़ा है, राजनीति का अपराधीकरण या अपराधीकरण का राजनीतिकरण पे ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। आज के लिए इतना ही है। मैं आप सभी लोगों से थैंक यू बोलता हूँ मुझे सुनने के लिए लगातार, और धन्यवाद आप सभी लोगों को देता हूं। जो लोग भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि मैं कब क्लास कौन कौन सी लेता हूं। और इधर हाल के दिनों में जो प्रीमियर क्लासेस होने की वजह से मैं आप तक कनेक्टिविटी नहीं है, क्लास की टाइमिंग भी चेंज हो गई है, मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं मुकुल देव के नाम से कोड का यूज़ कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करने में भी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ऐप डाउनलोडिंग के साथ साथ जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, मान लीजिए वो आपको अगर प्लस कोर्सेस लेना है, आइकॉनिक कोर्सेस लेना है तो आप वहाँ पे भी मुझे बता सकते हैं कि प्लस कोर्सेस में आप कहाँ कहाँ जुड़ सकते हैं, आइकॉनिक में कहाँ जुड़ना चाहते हैं। और ये याद रखिएगा कि आप यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है यूट्यूब पे चीज़ें हैं, लेकिन इस टॉपिक का जो बेस टॉपिक है वो बेस टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए और वो आपको आइकॉनिक या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको चीज़ें मिलेंगी। आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद आप सभी लोगों को।